खुला है। तो इसमें तो लाइट आएगा नहीं, तो पीडीएफ चेंज करना होगा। चलिए रहने दीजिए, पीडीएफ का कलर चेंज करना होगा। हो गया, ओके कीजिए, चल रहा। चलिए चलिए, तो आज से हम लोग हेलो, आज से हम लोग ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और आपके इंटर के ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है पहले उसको समझ लीजिए, बिल्कुल कंपटीशन से अलग है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग को भौतिक भूगोल नहीं पढ़ना है, लेकिन भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो अध्ययन करना है ना, उसकी यहाँ पर देखिए किताब का नाम है, टॉपिक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। यानी भौतिक भूगोल नहीं पढ़ना है। थोड़ा बहुत इंडियन ज्योग्राफी मिलेगा तो इंडियन का फिजिकल नहीं पढ़ना है, यानी भारत के पर्वत पठार मैदान झील झरना नहीं पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए टफ हो जाता है। अगर भौतिक भूगोल पढ़ना रहता है या भारत का भूगोल पढ़ना रहता है डायरेक्टली, तो वो चीज आपके कंपटीशन में आता है, तो वहां आपको डायरेक्ट फायदा मिल जाता है। लेकिन 12th का सिलेबस का डिजाइन ऐसा किया है, पॉलिटी का डिजाइन ऐसा किया है कि इंटर 11th में पढ़वा दे रहा है वो सब, और 12th में पढ़वा रहा है ये सब। तो इसलिए जो भी लोग कंपटीशन में हैं, अगर वो सोचते हैं कि कंपटीशन की तैयारी से ये निकल जाएगा, नहीं, ये एक्स्ट्रा है, इसका अध्ययन करना होगा। ऐसा नहीं है कि इसका कंपटीशन में महत्व नहीं है, एक आध सवाल इससे भी आता है, हर विषय से आता है, लेकिन ये मूल सिलेबस का अंग नहीं, समझ रहे हैं। तो इसीलिए इस पर हम लोग को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। आप सिलेबस का नाम देख के ही समझ में आपको आ रहा होगा, भूगोल खंड 1 और भूगोल खंड 2, दो खंड में है, ठीक है। कितना सारा है, पहला खंड में 10 गो अध्याय है और दूसरा खंड में 12 गो अध्याय है। टोटल 22 अध्याय हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। पहला खंड में जो है वो हम आपको बताएं मानव भूगोल है। क्या है? मानव भूगोल है, ठीक है। और जो दूसरा खंड है उसमें भारत, लोक और अर्थव्यवस्था है। सही पूछिए तो ये भी मानव भूगोल है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में। ये जो है विश्व के परिप्रेक्ष्य में है, और ये जो है भारत, दोनों चीजवा एक ही है, ठीक है, बिल्कुल एक है। जहां एक तरफ मानव भूगोल में आपको विश्व की जनसंख्या पढ़ना है, भारतीय लोग में भारत की जनसंख्या पढ़ना है। आप अगर टॉपिक भी देखिएगा तो देखिए यहाँ जनसंख्या लिखा है, जनसंख्या का वितरण घनत्व वृद्धि, और यहाँ भी देखिए आप, यहाँ जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि लिखा है। तो यहाँ पढ़ना है विश्व के परिप्रेक्ष्य में, और यहाँ पढ़ना है भारत के परिप्रेक्ष्य में। काफी समान है। अगर पहला बढ़िया से पढ़ लिए तो दूसरी की उतनी जरूरत भी नहीं है। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि दोनों वही चीज रिपीट होगा। तो इसीलिए पहला भाग में आप पूरा कंसंट्रेट होकर रखिए, और नहीं तो पहला गबड़ाल तो दूसरा ऑटोमेटिक गबड़ा जाए। याद रखिए, जगह हमनी के राष्ट्रपति पढ़ लेनी तो राज्यपाल में क्या रिपीट कोई, प्रधानमंत्री पढ़ लेनी तो मुख्यमंत्री में कितना बात रिपीट भय। वही गया, अगर आप इसका खंड 1 बढ़िया से नहीं पढ़िएगा, अब सोचिए खंड 2 में हम समझ लेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसीलिए खंड 1 को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। अब चलते हैं खंड 1। तो खंड 1 का नाम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत पहला टॉपिक जो होता है हर विषय का, मानव भूगोल प्रकृति एवं उसका विषय क्षेत्र जानना है, माने विषय के बारे में जानना है। दूसरा टॉपिक से शुरू होता है सिलेबस। एक्चुअली यहाँ पर है विश्व जनसंख्या, पूरे विश्व की जनसंख्या, कौना एरिया में कितना लोग बा, है ना, कितना किलोमीटर पर कितना लोग बा, ओकरा का घनत्व कहल जाला, ओकरा बाद से कहाँ कितना तेजी से वृद्धि होता, कमी होता, ये सब के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो है जनसंख्या संगठन, कंपोजिशन है ना। जनसंख्या संगठन का मतलब है स्त्री पुरुष, गांव शहर, धनिक अमीर, है ना, ये सब चीज को हम लोग को मिला के देखना। ऐसे करके हर टॉपिक के बारे में हम आएंगे और आपको वहां डिटेल से बताएंगे। चलिए, सब लोग को नोट्स मिल गया है? नोट्स ले ला लोगन की ना, तो पढ़वा के है, हमें तो फिल इन द ब्लैंक्सो नहीं थे, हमें तो कंटिन्यू पढ़ेगी। फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे ना डर ले पानी की गड़बड़ा जी बोलो, ठीक बा। चलिए, तो पहला टॉपिक है हम लोग का मानव भूगोल प्रकृति और विषय से। तो सबसे पहले
भूगोल का अगर हम बात करें तो भूगोल ज्योग्राफी, भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी जो शब्द है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है ना। ज्योग्राफी कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ज्योग्राफी कैसा वर्ड है? एक ग्रीक वर्ड है ना। और इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। इरेस्टोस्थनीज को ज्योग्राफी का, भूगोल का जनक माना जाता है। मोस्ट वीवीआई फॉर ऑब्जेक्टिव, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? इरेटोस्थनीज। किसको माना जाता है? इरेटोस्थनीज। ये सब अंडरलाइन कर लीजिएगा यहाँ पे। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता है। भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की जननी भी कहा जाता है। भूगोल जो विषय है वो सारे ज्ञान की शाखा की जननी है। अब इस भूगोल को मोटे तौर पे 2 भाग में हम लोग बांटते हैं। एक को बोलते हैं भौतिक भूगोल, दूसरा बोलते हैं मानव भूगोल। अब सही पूछिए तो भौतिक भूगोल क्या है? तो अपना भाषा में कहीं समझेला तो भौतिक भूगोल माने भगवान के द्वारा बनावल सारा सामान, सारा घटना, वो सब भौतिक है। सारा भगवान के बनावल हर चीज, चाहे हमनी हो, चाहे जानवर होके, चाहे पर्वत होके, चाहे पठार होके, है ना, वो सब भौतिक भूगोल में पढ़ा जाता है। अब मानव भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है? तो मनुष्य का उसी भगवान के बनावल चीज से रिलेशन के बारे में पढ़ा जाता है। तो शॉर्ट में पहले समझिए ताकि दिमाग में एगो बन जाए, ताकि लिखने में आपको दिक्कत ना हो। भौतिक भूगोल बने मोटा चीज होगा, सीधे भगवान द्वारा बनावल सामान, चाहे कोई प्राकृतिक घटना हो जाता है ना, ये सब भौतिक भूगोल में पढ़ा जाता है। भौतिकी भूगोल में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल पढ़ा जाता है, जिसके अंतर्गत हम आप लोग को कंपटीशन में पढ़ाएंगे भूकंप, ज्वालामुखी, पृथ्वी के अंदर का संरचना, है ना, वायुमंडल में पढ़ाएंगे पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के बारे में। तो सब देखिएगा, या तो भगवान के बनावल चीज हुई, ना तो भगवान के द्वारा जो घटना घटावल जाला, जो प्राकृतिक घटना कहल जाला, उन सब का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है? भौतिक भूगोल में किया जाता है। अब मानव भूगोल में मनुष्य का उसी भौतिक घटना से रिलेशन पढ़ा जाता है। हमनी के तो घटना से का इफेक्ट पड़ता, ओकर रिलेशन का बा, है ना, वही पढ़ा। तो वही इसका परिभाषा की अगर हम बात करें आपको, तो भौतिक भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, भौतिक मने सीधे समझिए रोड़ा पत्थर पानी, है ना, भौतिक स्वरूप मने कौन चीज? ताजमहल ना, इसमें भौतिक स्वरूप में कौन चीज आई? भगवान के द्वारा बनावले। हम जब भी भगवान कहीं तो प्रकृति समझिए, प्रकृति वो अपने बनैले बा, हमनी को में नहीं कुछ कैले सन। बात समझ गए? जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील, झरना, ये सब तो वही कह रहा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। यह धरातल पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण की व्याख्या एवं अध्ययन करता है। साथ ही यह भू विज्ञान, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। एगो भौतिक भूगोल अपने आप में आप देखिए तो भू मने पृथ्वी से संबंधित, मौसम मने का कनी सब घटना प्रकृति घटना हो कि ना, रसायन में भी बहुत ऐसा चीज होला, है ना, जंतु विज्ञान, इसकी कई उपशाखाएं हैं जो विविध भौतिक परिघटनाओं की विवेचना करती हैं। भौतिक भूगोल के संबंधित कई और भी विषय बन गया है, हाँ, जो अलग अलग बने ना वाला, हर विषय से, हर टॉपिक से रिलेटेड एक विषय बन गया उस तरह का। अब बात आती है मानव भूगोल की। तो हमने आपको बताया कि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण माने भगवान के द्वारा बनावल संरचना, एगो हमनी के द्वारा बनावल संरचना के बीच अंतर संबंध का अध्ययन करता है। फिर से समझिए, मानव भूगोल मेनली जो भौतिक पर्यावरण है उसका हम लोग के सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से क्या रिलेशन है ना, इस दोनों के बीच का जो अध्ययन करता है वही मानव भूगोल कहलाता है। सीधा बात, जैसे मान ले हम मनुष्य हैं तो हम पर प्रकृति का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? गर्मी में गर्मी लग रहा है, ठंडा में ठंडी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इस तरीका से हम लोग कहीं जा रहे हैं, ये जंगल है हम लोग के आसपास में, क्या होता बालू है, तो उससे हम लोग कैसे एडजस्ट कर रहे हैं,
है ना, कैसे उसके साथ समन्वय बना करके हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसीलिए मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच के अंतर संबंध का अध्ययन करता है, जो मानव द्वारा एक दूसरे के साथ पारस्परिक संपर्क के माध्यम से बनाया जाता है। मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का बोध कराता है। शॉर्ट में आप इसको भी लिख सकते हैं, परिभाषा पूछेगा मानव भूगोल का, तो मानव भूगोल मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच के अध्ययन। हाँ बस ये भूगोल की इस शाखा का अध्ययन जो है 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत बाद में शुरू हुआ, और शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम है चार्ल्स डार्विन। क्या नाम है? और उनकी पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना। इसी पुस्तक से माना जाता है मानव भूगोल शुरू हुआ। लोगों की इस विषय में जिज्ञासा भी बढ़ी। अब मानव भूगोल का परिभाषा परीक्षा में आपके पूछता है, तो विभिन्न विद्वानों के अंदर सामान्य तो आपको बता दिए मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के बीच अध्ययन है। मानव भूगोल क्या? मनुष्य और उसके जहां रहता है उसके पर्यावरण के बीच का अध्ययन है, वो मानव भूगोल है। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन विद्वानों ने, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने नजरिए से, अब जब मेरी बात आप समझ गए तो आपसे भी कहें तो आप भी कोई नया परिभाषा बना सकते हैं। मेन बात तो यही है कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच का अध्ययन मनुष्य और मानव भूगोल है। अब इसी चीजवा को विभिन्न विद्वान विभिन्न नजरिए से बताते हैं। जैसे रैटजेल के अनुसार, रैटजेल आधुनिक मानव भूगोल के जनक, देखिए यहाँ पे मोस्ट VVI, आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? फ्रेडरिक रैटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? हाँ, कहा जाता है। ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी में लिखा है मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। कौन बड़का बात कह दिलक? बतवा तो वे कहलक मनुष्य और प्रकृति के बीच का अध्ययन, पर्यावरण के वातावरण के, तो ये कहत रहा मनुष्य को जिंदा रहने के लिए प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ेगा। भाई प्रकृति पर ना निर्भर रहता हमें हवा पानी भोजन कहां से मिली? ठीक है बात। रैटजेल से आप कॉलम जैसी रैटजेल कॉलम पे यू कह दिएगा। रैटजेल के अनुसार भाई बतवाले मनुष्य को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग लेना अनिवार्य। उसी तरह एक और विद्वान है जिनका नाम है एलन सी सैपल। एलन सी सैपल, उनके नजर में भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान संसाधनों का उपयोग करके गांव, शहर, सड़क, रेल नेटवर्क आदि और भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्वों को मानव द्वारा बनाया गया। तो भाई अपना मने हमनी के कहां से बना दे? हमनी के भौतिक संसाधन का प्रयोग करके सब चीज बनैले बानी सन। लोहा पृथ्वी देले बा, माटी पृथ्वी देले बा, पत्थर पृथ्वी देले बा, है ना। तो ओवरऑल आपको तो दिमाग में बन गया होगा मनुष्य और पर्यावरण के बीच का रिलेशन मानव भूगोल है। बस इतना ही याद रखिए। मनुष्य और के बीच का, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन कीजिए तो ऊपर से करवा रहे हैं। भूगोल, इरेस्टोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। कर लिए इरेस्टोस्थनीज को, हो गए। चलो दूसरा अंडरलाइन करो तो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ, हाँ चलो तीसरा अंडरलाइन करो तो फ्रेडरिक रैटजेल, आधुनिक मानव भूगोल का जनक। फ्रेडरिक रैटजेल, सब ऑब्जेक्टिव में आई बारी बा। हम ना पढ़वा कोनो उपाय नहीं कि ये सिलेबस हम का करी। जहां बात बनावे के पड़ी वहां बनाए, जहां कहानी सुनाए वाला बात है सुनाए, है ना। लेकिन हम ऐसा थोड़े आपको खुश करने के लिए हम मानव भूगोल भारत के एथी से शुरू कर दें, तो फिर तो ये गद्दारी वाला बात हो जाएगा। तो पहला आप लोग का टॉपिक यही है तो पढ़ना पड़ेगा। पहला टॉपिक कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। ना टीचर कोई पढ़ाता है ना लड़का पढ़ता है, छोड़ देता है, कहता बात प्रकृति क्षेत्र ना पढ़ जाए, छोड़ दूसरा टॉपिक से शुरू कर। क्या कि पहला टॉपिक हार्ड होला, हर विषय का पहला टॉपिक प्रकृति क्षेत्र परिभाषा होला, तो स्वाभाविक रूप से तनका कठिन होला। तो उसे भागिए मत। हम खुश करेला नहीं पढ़ाओ, हम पढ़ाओ नहीं अच्छा से अच्छा तो नहीं के मार्क्स आवे। अगर हम छोड़ दें तो क्या फायदा, क्या करिए, पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए कोई भी टीचर कहिए पहले से पहले टॉपिक पढ़ाइए और उसके बाद देखिए, है ना। ऐसे ही हालत खराब हो जाए। पहला टॉपिक जो भी होता है ना, हर विषय का पहला टॉपिक प्रकृति क्षेत्र होता है, सिद्धांतिक खासकर किताब में। जैसे राजनीतिक सिद्धांत अगर आप लोगों को पढ़ना रहता तो राजनीतिक सिद्धांत का प्रकृति, विषय, क्षेत्र
अन्य विषयों के साथ संबंध परिभाषा मुड़ी दुखा जाए, लेकिन वो हमने के पढ़े के नहीं थे, है नु, सब 11th में पढ़े के बाद तो उन्हें बच गल बानी सब, है ना। लेकिन ज्योग्राफिया में धरा गल बानी सब। ज्योग्राफिया में इंटर वाला आसान है, हाँ, आई गड़बड़ा गया है, कोई दिक्कत नहीं, कितना कुछ है, कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, अब मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र, माने मानव भूगोल में कोची कोची पढ़ल जाला, है ना। तो मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन चीज आवेला, तो एक अंतर्गत सांस्कृतिक भूगोल आवेला, सामाजिक आवेला, नगरीय भूगोल आवेला, जनसंख्या भूगोल आवेला, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल, ये सब मानव भूगोल का विषय वस्तु हो गया एक प्रकार से। परीक्षा में पूछेगा मानव भूगोल किसे कहते हैं, इसके प्रमुख विषय वस्तु क्या क्या है, बात समझ गए। तो मानव भूगोल किसे कहते हैं परिभाषा लिख दीजिएगा, रेटजल के अनुसार लिख दीजिएगा, ओकरा बाद लिखिएगा मानव भूगोल के प्रमुख विषय वस्तु निम्नलिखित हैं। इसके अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, नगरीय, जनसंख्या, राजनीतिक, आवास और आर्थिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्र माने इसी से रिलेटेड है लेकिन इससे अलग है, तो उसके अंतर्गत है व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण, ये सब नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, चिकित्सा भूगोल, लिंग भूगोल। चलिए, मानव भूगोल की विचारधारा, यहां से मोस्ट VVI अब शुरू होता है। परीक्षा में डायरेक्ट आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सब तरह का सवाल मिलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, मानव भूगोल की विचारधारा, विचारधारा माने होला नजरिया, आप किस नजरिया से इस विषय को देखते हैं, या दुनिया को आप कौना नजरिया से देखते हैं। कोई जरूरी आप जौना नजरिया से देखते हो हम उसी नजरिया से देखते हो। किसी के लिए दुनिया अच्छा है, किसी के लिए दुनिया खराब है। जिसके लिए दुनिया खराब है वो गाना गाता है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, है ना। तो सब लोग का अपना अपना नजरिया होता है, ठीक है। तो इसी नजरिया को विचारधारा कहते हैं। सॉरी। तो मानव भूगोल की विचारधाराओं से हमारा अभिप्राय अलग अलग वैज्ञानिकों के मानव भूगोल को देखने के एकदम जितना विद्वान वो अपना अपना नजरिया से देखेला, लोग की ना देखेला, और विद्वान वो अपना नजरिया से देखी। तो ये बात बा, मानव भूगोल की विचारधारा से तात्पर्य क्या है। तो मानव भूगोल की विचारधारा से तात्पर्य यह है कि अलग अलग वैज्ञानिक इस विषय को अपने अपने नजरिए से देखते हैं। अलग अलग इस विषय के विद्वान अपने अपने नजरिए से देखते हैं और अपने अपने नजरिए से देख के समझ के बताते हैं, तो उनका विचारधारा अलग हो जाता है। अब जैसे मोदी जी को लेकर के को विचारधारा है कि नहीं, कुछ लोग को लगता होगा मोदी जी भगवान है, कुछ लोग को लगता है बाप रे बाप मोदी जी जाई कहिए यहाँ से। तो व्यक्ति एगो विचारधारा कितना बन गया। तो वही में इस विषय को लेकर के जो अलग अलग नजरिया है उसी को विचारधारा कहते हैं। साधारण शब्दों में कहे तो आज तक मानव भूगोल के अनेकों वैज्ञानिक हुए, बहुत सारे वैज्ञानिक। उन सब वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार मानव और पृथ्वी के संबंध को देखा, उन्हीं से ही भौगोलिक विचारधारा बनी। जैसे जैसे लोगों में बुद्धि का विकास हुआ वैसे वैसे नजरिया भी बदल जाता है। आज आप किसी चीज को बचपन में, आप बच्चा एगो 5 साल का लड़का है, उसके लिए खिलौना ही दुनिया का सब कुछ है। लेकिन वहीं अगर आप बड़ हो जाइएगा तो कहेगा बाप रे हम यही लेने रोत रहे, अपने ऊपर हंसी आएगा कि नहीं आएगा। तो जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे नजरिया में भी बदलाव आता है कि नहीं है। और यह समय, एक चीज और बताते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बड़े होते गए आपका नजरिया बदलता गया, नहीं, आपका परिवेश क्या है वो भी आपका नजरिया डिसाइड करेगा। मान लिया गया हम लोग के दादा परदादा जो सोचते थे वो हम लोग आज सोचेंगे तो हम लोग का विकास होगा, नहीं होगा। हम लोग का परदादा की उम्र 70 साल के बाद, फिर भी हमारी उम्र 21 साल के बाद मान लो, तो हम आज के दुनिया के हिसाब से सोचें। वो तो बेचारा वो उतने सोच लें जितने उनका दुनिया लोकल समझ में आया, लोग बतैलक। आज कहाँ 4G 5G जमाना चला थी, वो जमाना में तो ये बातों ना रहे, कोनो जी ना रहे, खाली रौरा रहे, का हाल बा। हाँ, आजकल जी हो गल बाटे, बाकी ना बा।
तो वो हमार परदादा भले 80 साल के हो जा, तो वो उनकर सोच, उनकर परिवेश निर्धारित करी कि ना करी, वातावरण करी कि ना करी। तो शुरू के जौन भूगोल बेता रहे, मानव भूगोल बेता, उ जौन सिद्धांत दिलक, ओकरा बाद फिर सिद्धांत आयल, ओकरा बाद फिर सिद्धांत आयल। ये करत करत मानव भूगोल के 3 गो मुख्य विचारधारा बन गए, नियतिवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। नियतिवाद मानव भूगोल की प्रमुख विचारधारा कौ गो है? 3 गो है। कौन कौन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट भी आई, हर साल एग्जाम में से एगो आवेला। पहले बताए थे, इतना आसान बा, देखो हंसा खेला के समझा देते हैं, अभी तुरंत समझ जी बोलोगे, एकदम छाप के चले, बढ़िया नंबर चले। ये से सवाल है, मानव भूगोल का परिभाषो आवेला हो दादा, ओकरो के तनी याद कर लिया लोग, ठीक बा। एगो उ सवाल 1 नंबर है, दूसरा नंबर ई सवाल। तो मानव भूगोल से संबंधित कितनी विचारधारा है? कौन कौन? चलो नहीं है याद, घोर पर आगल कोनो बात नहीं, याद रह जाए, बताओ तनी। देखो पहला विचारधारा है नियतिवाद। नियतिवाद विचारधारा सबसे पहल का विचारधारा है। ओकरा बाद आयल संभववाद। समय के हिसाब से भी देखल जाए तो सबसे पहले कौन आयल? ओकरा बाद ये मनुष्य के बुद्धि के विकास भल, समय बदलल, सोच बदलल, है ना। पहले जमाना के आदमी जेकरा कोनो टेक्निकल जानकारी ना रहे, वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहे कि ना, 101% प्रकृति से खाए पिए, वह पेड़ के छाल मिले पहन लेवे, तना लाज लागे लागल धीरे धीरे। तो पहले तो लोग के लाजो ना लागे, क्योंकि वो सब सोचे ना रहे, दिमाग में वो बतवे ना रहे। जब वो सब बात दिमाग में आयल तब शर्म ना आए। पहले तो लोग के पास अपन संपत्ति ना रहे, जरूरते का रहे, सारा संपत्ति ऐसा ही रहे, सब सबके रहे। लेकिन उनमें से एगो महा होशियार आदमी कहलक हई हमर हो, उ जैसे कहलक हई हमर उ संपत्ति के जन्म हो गए। तो कहता हई तोहर तो हई हमर, जा हम ही ना दे, तो तब न शुरू भल। लेकिन जब ले हई कहलक, कहले ना हई हमर हो, तो ऐसा ही फेंकल रहे, ऐसा हजारों रहे, आ लोग रहे सैकड़ों। सामान ज्यादा रहे, सीधा बात कहतन, आदमी कम रहे, तो मार कची के हुई। आज मान लो जनसंख्या भगवान न करे ऐसा होके, कहीं 1 करोड़ हो जाए पूरा भारत की जनसंख्या, बस तो ये जमीन वाला मार हुई का? कोनो पूछबो करी, कू तो पूछी रोहेला लोग न कर जबरदस्ती, रे भाई आओ ना हमारा गांव में रहो। बात बुझाता कि ना? तो सोचे के चाहिए सब, तो नहीं ना सोचबो लोगों तो रट्टा मारे वाला बहुत टीचर पढ़ा लोग। तो वो जमाना में का जमीन लेके का करे, हम कितना खेती कर ले, सब खुलल बजा कर खेती, कुछ निहारे ना रहे के बाकी ना बा। मनुष्य जो रहे पूरी तरह प्रकृति के, मेघ चमके तो डेढ़ा जाए, भाई का होता रे दादा, तो पते ना रही मेघ चमकता। भूकंप आवे तो कोई बापरी के में हिल गई, ज्वालामुखी फूटे तो बुझेबे बाप रे धरती के अंदर से आगे निकलता, लागे पूजा करे। मनुष्य में पहले डर आयल तो ओकर उपाय वैज्ञानिक तरीका से ना कैलक, ओकर प्राकृतिक घटना रहे तो प्राकृतिक के तरीका से उपाय कैलक। हे पृथ्वी देवता शांत हो जाए, हे अभियो देखिए पुरानिया लोग भूकंप आई तो बैठ जाए, हे धरती मैया कौन पाप हो गए, हे धरती मैया कौन पाप हो गए, शांत हो जाए, गुस्सा शांत करी, गुस्सा शांत करी। लोग करे लेकिन कर ले। हमार बाबा रामायण चाहे महाभारत चले तो है टीवी कहीं बैठ जाओ, हम कहो बाबा डुप्लीकेट नहीं हो, मर कहला तुमकरा कहला बुझाए जाओ, हाँ कृष्ण जी हम, राम जी हम, जय श्री राम जय श्री राम जय, उनका तो बुझे साक्षात अवतार हो गए बड़ा। तो उस समय हमनी के ना बुझाए, तो उन लोग ला उहे भगवान हो गए। तो नियतिवाद ओकरा के कहल जाला, जब पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर होके। मान लो हम खेती करतनी, तो खेती करेला पानी के जरूरत बा, तो पानी आई कहां से? तो मेघ से आई। नियतिवाद में का आई? पानी कहां से आई? बारिश से। अब बारिश ना भई तो लोग का करी? दोसर उपाय ना करी,
तू वर्षा के देवता के पूजा करी, यज्ञ करी, हे देवता बरस जा, हे देवता बरस जा, कोनो पाप कोई लोग के माफ कर दो। उ ही ना करिए, लगाओ दमकल, पटाओ पानी, ना बरस तो देखा बुझाता बिगाड़ लिए हम। आजकल के मनुष्य भगवान के चुनौती देता है, तू ना बरसेब, मत बरसाव, चल निकाल दमकल। हम ओकरा से कहले तो अपना बाबू के यहाँ से दमकल से पानी निकलवा, पृथ्वी धरती मैया से निकाला तरह भीतर से। तो शुरू के आदमी पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर रहे। अगर कोनो प्राकृतिक घटना घटे तो प्रकृति के का करे, पूजा करे, का करे, पूजा करके उनकरा के खुश करे के कोशिश करे। यह चीज, यह विचारधारा के नियतिवाद कहल जाला, है न। तब मान ल तू पढ़ तारा, अभी गरीब बाड़ा, दो तीन तरह के लड़का होला, हम तोनी पर नहीं कहत, माने जरा पर कहत नहीं वो अपन समझदार बा समझ ली। और पढ़ तारा गरीब बाड़ा, नौकरी लागत, तो बहुत लोग बा नौकरी लागल तो अपन गरीबी याद करी कि हम कितना गरीब रही, पैसा आवत तो इज्जत से खर्चा करे, सब लोग के मिला के चल। आ कितना गोला के तो नौकरी लगी तो अपन ड्रेस, हाव भाव, बोल चाल सबे बदल ली। तो बाकी यार का बतिया, तुम सब गरीब आदमी से हम दोस्ती कैसे करेंगे, हैं? तुरंत चैलेंजे लागी देवे, लागे कि जिंदगी में कभी गरीब रहे रोले ना रहे। और गरीब लोग के मजाक उड़ेगा, गरीब सब कहीं का, तो तुरंत चुनौती देवे लागल गरीब के। तो ओइसन आदमी के कहल जाला दूसर का विचारधारा संभव बा। चल हे रास्ता से काम ना हुई तो हे रास्ता से करें। तो जैसे मनुष्य के बुद्धि के विकास बढ़, टेक्नोलॉजी के विकास बढ़, तो सीधे मनुष्य प्रकृति को चुनौती देने लगा। प्रकृति पर कहा कि ना तुम पर निर्भर हम नहीं है, लगा प्रकृति का शोषण करने, शोषण, यहाँ पूजा कर रहा है, यहाँ शोषण कर रहा है। ऐसा शोषण कैल कि अंत में लागल कि भाई हम जरा के बर्बाद करे के कोशिश करते नहीं, वो तो कहियो ना बर्बादी, उल्टे हम नहीं हो जाए। जब एहसास भल तो तीसरा विचारधारा है, कहला कि देखो जहां तक संभव होके भगवान के प्रकृति के पूजा करे के चाहिए, आ जहां मानते नहीं के बहुत दिक्कत बा तो आधुनिक जो भी संसाधन बा ओकरो प्रयोग कर लो। बात समझ रहे हैं? तो तीन गो विचारधारा बा, एगो पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर बा, एगो पूरी तरह प्रकृति के उल्टा बा, प्रकृति के विरोधी बा। मानते नहीं मेघ बरसता, तो मेघ बरसता बाहर जाम तक का हो, भीज जाए, तो हम कहेंगे भगवान हमारे जाए के बता नहीं, मेघवा छूट जा, एगो निकाल छाता चल। तो जो छाता निकाल ले लग संभववादी है, और जब भगवान के इंतजार करते रुकियन तो जाए, नियतिवादी हो गए। बात समझ में अब आ गई? मेघ बरसता, दो तरह के लोग हुई, एगो कोई है प्रभु बड़ा जरूरी काम बा, रुक जा तनका, जरा थम के बरस, है ना, सुन ले बड़न, जरा थम के बरस, वो आने वाला है। हाँ, तो ई गाना गई। आए गोला कही कि निकाल छतरी चल, तो जब छतरी निकाल ले प्रकृति के का कलक, चुनौती दे दिलक, तो मेघ बरसौला से हम ना रुके वाला मानी, देख ले, है कि नहीं है? तो वो संभववादी है। जौन बेचारा कहला कि ना ऐसा ना बाप, इंद्रदेव के मानने के चाहिए, ठीक बा जरूरी बा छाता लेके जा, लेकिन एक मतलब ही ना भल कि तू बरसत रह, कितना छातवा चली चल बा अभी में डूब जाइब, बाकी ना बा कस के आनी बहे लगी तो छाता केने तू चल जाइए, कहीं तुहे ना केने चल जा। तो उनको पूजा करो, अपन जो हथियार बा ओकरो इस्तेमाल करो, दोनों लेके चलो, इन एक पक्षीय मत हो जा। बात समझ गए? अब इसी को तनि संश्लिष्ट शब्दों में देखते हैं। नियति या निश्चयवादी, इसके प्रवर्तक यानी समर्थक विद्वान का नाम है रैटजेल, रीटर, हमबोल्ट, हंटिंगटन, है ना। इन लोगों ने नियतिवाद के प्रमुख ये लोग समर्थक है। यह विचारधारा मानव भूगोल की सबसे शुरुआती प्रारंभिक विचारधाराओं में से एक है। इसके अंतर्गत उस समय के मानव का जिक्र किया गया है जो आदिम था, प्राचीन था और पृथ्वी से दौड़कर रहता था, है ना। उसने खुद को पृथ्वी के अनुसार ढाल लिया, मेघ बरसे तो कहीं जाके छिप जाए, है ना, ई ना की चुनौती देवे ना, खुद को जो घटना घटे तो शांत रहो, पृथ्वी के अनुसार ढाल लिया, क्योंकि वह पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास उस समय उतना बुद्धि भी नहीं था कि छाता बना ले, दमकल का आविष्कार कर ले। बात समझ रहे हैं मेरा? यानी कि इस शुरुआती जमाने में
जो नियतिवादी विचारधारा के लोग हैं, वो लोग इस बात को मानते हैं कि उस काल में प्रौद्योगिकी माने टेक्नोलॉजी था क्या? तो टेक्नोलॉजी का स्तर निम्न था, नीचे था, नहीं था। दूसरा, मानव का विकास हुआ था, नहीं हुआ था। मानव प्रकृति की सुनता था और उसी की पूजा करता था और उससे डरता भी था। बात समझ रहे हैं ना? इस जमाने के मानव सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर था, एकदम डायरेक्टली हम प्रकृति पर निर्भर बने। हाँ, और वह किसी भी रूप में पृथ्वी को प्रभावित नहीं करता था। इस विचारधारा के अनुसार पृथ्वी ज्यादा शक्तिशाली थी और वह मानव को अपने अनुसार चलाती थी। हमनी के पृथ्वी के अनुसार चली सा, हमनी के अपना अनुसार पृथ्वी के ना चलाई सा। हाँ, उदाहरण के लिए जैसे पुराने समय में जब मनुष्य आदिवासी था, आदिम था, तो बारिश ना होने पर वह दमकल खोजेगा? नहीं, दमकल नहीं खोजेगा। पुराने बारिश ना होने पर वह सिंचाई के अन्य साधन ना ढूंढ करके पृथ्वी की पूजा करेगा और उन्हीं को खुश करने में लग जाएगा ताकि बारिश हो जाए, हमनी के खेती कर ली। माने अन्य कोई साधन स्रोत आप नहीं ढूंढिए नियतिवादियों। आप उल्टे क्या कीजिए, पृथ्वी देव को, इंद्र देव को खुश करिए कि हे भगवान बरसा दो ताकि हम खेती करें। यानी कि एक तरह से नियतिवादी कह रहे हैं मनुष्य का प्रकृतिकरण हो गया था। हम लोग क्या थे, पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे। इसका मतलब यह है कि निश्चयवादी यानी नियतिवादी की स्थिति को ही मानव का प्रकृतिकरण कहा जाएगा। नियतिवाद को मानव का प्रकृतिकरण कहा जाएगा। हम लोग का क्या था, प्रकृतिकरण। इस स्थिति के अंदर मानव ने पृथ्वी के अनुसार जीना सीखा और मानव के ऊपर पृथ्वी का प्रभाव ज्यादा था। इसके समर्थक रेटजेल, रिटल, हम्बोल्ट, हंटिंग ने बताइए। चलिए, दूसरा विचारधारा है संभववाद या संभावनावाद। तो संभववाद में क्या होगा, मेघ नहीं बरसेगा तो दमकल, कहीं जाना है मेघ बरस रहा है तो रुकेंगे नहीं, छाता निकाल के चल देंगे। बात समझ रहे हैं? यानी सीधे सीधे प्रकृति को चुनौती देने लगे हम लोग। यानी कि इस समय मनुष्य के बुद्धि का कुछ ज्यादा विकास हो गया, टेक्नोलॉजी उच्च स्तर पर हो गया। रटे को ही मारना, समझदार है आप लोग, समझ ही रहे हैं। तो विडाल डी ला ब्लास तथा लुइसियन फैले इस विचारधारा को मानने वाले प्रमुख विद्वान थे। यह विचारधारा निश्चयवाद के आगे की स्थिति का वर्णन करता है। माने धीरे धीरे जब मनुष्य का विकास हुआ, ओकरा जब मनुष्य का विकास हुआ, वह प्रकृति के नियम को समझा कि भाई हे कारण वर्षा होता, हे कारण मेघ नहीं खे बरसत, है ना। नियम को समझने के बाद मनुष्य ने प्रकृति को ही प्रभावित करना शुरू कर दिया और अपने अनुसार प्रकृति को ढालना शुरू कर दिया। माने गर्मी लागता, पंखा खोज लेनी, ओ से नहीं के बोलते एसी खोज लेनी। बात समझ, शुरू के मनुष्य तनका से बुद्धि रहता, पंखा खोज हाथ वाला, तनका और बुद्धि चलल तो भाई हई पंखा आ गई, अब एसी ले आ गई बा, अब कह जाने का आई, तनका और बुद्धि के विकास होके दो। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो ये संभववादी, गर्मी लगने पर एसी का प्रयोग नियतिवादी करेगा कि संभववादी? वेरी गुड। नियतिवादी तो कहेगा हे प्रभु तनी गर्मी कम कर दो। नियतिवादी क्या करेगा, गर्मी को कम करने के लिए सूरज भगवान का पूजा लगेगा करने कि प्रभु गर्मा गइल बा, ठंडा जा, हाँ जियल मुश्किल हो गइल बा, ठीक बा, यही ना। तो प्रकृति के नियम, ठीक है, कहाँ थे हम, यही मेरे थे। प्रकृति समझना, मनुष्य प्रकृति प्रभावित करना शुरू किया और अपने से प्रकृति ढालना शुरू किया। चलिए, विशेषता, मनुष्य पृथ्वी से स्वतंत्र होकर रहने लगा। अब कोई फर्क नहीं, गर्मी है कोई दिक्कत नहीं, गर्मी है तुम गरीब लोग के लिए है, हम तो अमीर आदमी है भाई, एसी में रहेंगे, हमारे लिए गर्मी सर्दी का है। समझ रहे ना बात मेरा? ठंडा है हीटर चलाएंगे, कहा प्रकृति मेरा क्या बिगाड़ लेगा, और इससे समझो। हाँ, गर्मी पड़ा तो पड़े दो, उससे हम तो एसी में बा, एसी हमारा ऑफिस बा, एसी गाड़ी बा, एसी घर बा, एसी सब बा, साफ प्रकृति के चुनौती है नु। सर सरल गरम होकर आवाज हॉस्पिटल तो बुझाई तारा, है ना। अपने अनुसार पृथ्वी को बता, पृथ्वी पर उपस्थित संसाधन का प्रयोग करना सीख गया। जैसे मनुष्य ने गर्मी से बचने के लिए कूलर देख लो, ये देख लो, सर्दी से बचने के लिए स्वेटर, ये सब शुरू कर देलक लोग। हाँ, नदी पर पुल बना देलक लोग, पहले जरा तैरे आए तैर जाए, पहले गोड़ लागे कि प्रभु माफ करिए हमारा तनी जाए के बहु पार, अनुमति दिया हो,
आ कहीं होने से गंगा मैया निकल ली तो उनका लागे निकल गए बड़ी में मारे हाथ गोड़ कहीं तरल सीख गल वही में। हाँ तो तनी बुद्धि लगनी सन तो नाव बना लेनी सन, तो स्टीमर बना लेनी सन, ओहू से बुद्धि लगा तो पूले साले के बना दे लो। अबे पट्टी से वो पट्टी जा आराम से पैदल पैदल सीधे नदी के चुनौती दे देनी, देख भाई तू हमारा रास्ता नहीं रोक सकता है, हत रखेंगे चुनौती देता नहीं सन। ये सब चुनौती का हाल है ना। नदी बहुत रहे, नदी जो कर कौन मुझे पार करेगा, डूब जाएगा, तो पुल बना लेनी हम। तो अब बोला क्या करबो, समझ रहे कि नहीं। हाँ तो इसी को कहते। हाँ चलिए, यानी प्रकृति। अब इसमें क्या हो रहा है, संभववाद में नियतिवाद में मानव का प्रकृतिकरण हुआ था और संभववाद में प्रकृति के मानवीकरण हुआ। संभववाद में क्या बोल, प्रकृति के मानवीकरण हुआ। संभववाद में क्या बोल, हाँ अब प्रकृति हमनी से ढेड़ा गल एक तरह से देखलक कितना खुरपाती, ओकरा बाद तो प्रकृति उ तांडव मचैल, सारा पुल ढहे लागल है न। तब वो तीसरा सिद्धांत है कि ना प्रणाम करो तब आगे बढ़। ठीक बा, तोरा बुद्धि बा, कोनो बात ना बा, तो अपना बुद्धि से भी आगे को बढ़, लेकिन हमारा का प्रणाम कर लगी तनी अपन रूप मत देखा है ओरिजिनल ना, तो हमनी का कुछो बना ली सन कुछो। प्रकृति के 1 मिनट के खेल बा, 1 सेकंड के खेल बा, एक बार धरती फाटी सारा बिल्डिंग में ढस जा का हो गल सब ताकत रह जाएगी ना। हाँ तो यानी कि संभववाद में प्रकृति का क्या हुआ, मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण उस स्थिति को कहा गया जब मनुष्य प्रकृति के नियम को समझकर प्रकृति को ही प्रभावित करने लगा। ठीक है, नियतिवादी विचारधारा में जहां मनुष्य पृथ्वी के अनुसार रहता था, नियतवाद में प्रकृति के अनुसार रहता था, अब उसने पृथ्वी को अपने अनुसार परिवर्तित करना सीख लिया। इसे ही प्रकृति का मानवीकरण कहा जाए। चल आज के लिए इतना बहुत होगा, शुरुआत दिन बा, पहला दिन बा, समझ में आवता नु। देखो पहला टॉपिक हो, पहले बताए थे जनरली कोई ना पढ़े ना पढ़ावेला, फिर भी हम कहे नहीं 0 से पढ़ाएंगे, जे में टिक गल सब, बाकी तो आसान है, बाकी तो खेल है। नहीं से हम ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक से जगह नहीं, मजा नहीं आया, इसलिए छोड़ दी, कहना